हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। आज के इस एपिसोड में हम राष्ट्रवादी आंदोलन का सेकेंड फेज के जो बचे हुए पार्ट हैं आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इसकी शुरुआत आज हम करते हैं मुस्लिम लीग से। हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था, क्यों हुआ था, उसके पीछे क्या उद्देश्य है, इसकी पहले हम चर्चा करते हैं। तो आइए शुरुआत। मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था 1906 में हुआ था। कैसे हुआ था इसके पीछे जानते हैं कि बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक गुट या मंडल जो है उस समय के वाइसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था। और लॉर्ड मिंटो से मिलकर के लॉर्ड मिंटो से ये आश्वासन चाहता था मुसलमानों का ये मंडल कि मुसलमानों के जो राजनीतिक अधिकार एवं हितों की रक्षा की जाए। अब हम आगे भी देखते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा एक नवाब था ढाका का, सलीमुल्लाह, उसने कब किया? 30 दिसंबर 1906 को किया। अब हम देखते हैं कि 1908 में अमृतसर में मुस्लिम लीग की एक बैठक हुई। उसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की गई और उस मांग की पूर्ति भी हो गई। कब हो गई? 1909 का जो मार्लो मिंटो सुधार था उसके द्वारा उनके मुसलमानों का जो मांग था कि अलग निर्वाचन मंडल दी जाए, वो 1909 के मार्लो मिंटो के द्वारा वो उनकी पूर्ति हो गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था। अब समझते हैं मार्लो मिंटो अधिनियम या मार्लो मिंटो सुधार। वो ये 1909 में आया। उस समय जो भारत का सचिव था वो था मार्ले, ठीक है, और वाइसराय था वो था मिंटो। तो दोनों को मिलाकर के इस जो सुधार को कहलाया, नाम दिया गया मार्ले मिंटो सुधार या मार्ले मिंटो अधिनियम। तो क्वेश्चन अक्सर आता है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को किस नाम से जानते हैं, या मार्ले मिंटो सुधार 1909 को कौन से नाम से जानते हैं? तो भारतीय परिषद अधिनियम से जानते हैं। ये बड़ा जनरली ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान से समझना। अब इसका उद्देश्य क्या था मार्लो मिंटो सुधार का? कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल दे देना। उन्होंने मुस्लिम लीग में उसकी मांग भी की थी और अंग्रेजों ने क्या किया? मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल दे करके क्या किया? सांप्रदायिकता को बढ़ाने का काम किया। इसके बाद 1911 में तो दिल्ली दरबार के बारे में हम समझते हैं। उस समय ब्रिटिश का जो सम्राट था उसका नाम था जॉर्ज फिफ्थ और महारानी का नाम था विलियम मैरी। तो उसी के स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया। अब दिल्ली दरबार का जब आयोजन किया गया था, घोषणा किया था। क्या घोषणा किया था भाई? वो घोषणा इंपॉर्टेंट कि बंगाल विभाजन को रद्द करने की बात कही गई थी कि बंगाल विभाजन रद्द हो जाएगा। और रद्द होने के साथ साथ क्या होगा? उड़ीसा और बिहार को बंगाल से पृथक कर दिया गया और भारत की राजधानी को कलकत्ता से अब कहां बनाया गया? दिल्ली बना दिया गया। इसके बाद हम आते हैं 1916 में आता है लखनऊ समझौता, और ये किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। लखनऊ समझौता की अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। इस लखनऊ समझौता में क्या हुआ? हमने जब देखा था कि सूरत का अधिवेशन जब हुआ था 1907 में, उस समय कांग्रेस दो गुटों में कांग्रेस का विघटन हो गया था, नरम पंथ और गरम पंथ ने। लेकिन लखनऊ समझौता में क्या हुआ? तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से क्या होता है कि गरम पंथ तथा नरम पंथ को फिर से संयुक्त कर दिया जाता है और दोनों का मेल हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट घटना होता है लखनऊ समझौता के लिए। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के बीच एक समझौता हो जाता है। कांग्रेस और क्या करने लगती है? फिर जो तीसरा पॉइंट है कि कांग्रेस ने मुसलमानों के पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया। और ये पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कहां से आती है? मार्लो मिंटो सुधार से। अभी तक हम देख रहे थे कि कांग्रेस जो है मुसलमानों के पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार नहीं कर रहा था, लेकिन लखनऊ समझौता में कांग्रेस ने क्या किया? मुसलमानों के पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को, लीग का ये जो मांग था, इसको स्वीकार कर लिया। तो ये इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट। अब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सारे एग्जाम में लगभग आते हैं, वो आते हैं होम रूल लीग आंदोलन। इसको अच्छे से समझिएगा। मैंने इसमें क्या बनाया, एक चार्ट भी बना दिया जिससे कि याद करना आसान हो। इंडिया में जो होम रूल लीग आंदोलन की जो शुरुआत हुई वो आयरलैंड के तर्ज पे हुई। और कब हुई? 1916 में। और इसको किन लोगों ने यहाँ पे इंडिया में किया? तो तिलक और एनी बेसेंट। एक जो होम रूल लीग आंदोलन तिलक ने स्टार्ट किया और दूसरा एनी बेसेंट ने किया। कि इन दोनों के सहयोग से ही इंडिया में होम रूल लीग आंदोलन चला। ये जो होम रूल लीग आंदोलन था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि भाई ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन की मांग करना। अब हमने देखा क्या? अब हम देखते हैं कि तिलक और एनी बेसेंट ने अलग अलग होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक का जो होम रूल लीग था उसका नाम क्या
क्या था? होम रूल लीग। और एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था उसका क्या नाम था? उसका नाम था अखिल भारतीय होम रूल लीग। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों के नाम अलग अलग थे। तिलक का जो होम रूल लीग था उसकी स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1916 में हुई थी। और एनी बेसेंट की जो अखिल भारतीय होम रूल लीग थी उसकी स्थापना कब हुई थी? सितंबर 1916 में हुई थी। तिलक का जो होम रूल जो लीग था उसका मुख्यालय कहां था या वो कहां पे काम कर रहा था? तो पूना में था। और एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था उसका मुख्यालय कहां खोला गया था? तो मद्रास में खोला गया था। तिलक ने होम रूल लीग को चलाने के लिए दो मैगजीन स्टार्ट उन्होंने किया था, एक मराठा था और एक केसरी था। और एनी बेसेंट ने भी दो मैगजीन के द्वारा अपने अखिल भारतीय होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया। उन दो मैगजीन का नाम था जो एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। तिलक के द्वारा जो होम रूल लीग की स्थापना किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बप्तिस्ता थे। और एनी बेसेंट के द्वारा जो अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज अरुंडेल थे। तो ये हमें याद रखना है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कुछ फेमस पर्सनालिटी थी जैसे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू। ये जो तीनों व्यक्ति थे ये एनी बेसेंट के अखिल भारतीय होम रूल लीग से जुड़े हुए थे। लीग की जो सबसे ज्यादा शाखा थी वो कहां थी? मद्रास में थी। हमने देखा अभी ऊपर कि मद्रास में किसका लीग काम कर रहा था? तो मद्रास में एनी बेसेंट का लीग काम कर रहा था। यानी कि एनी बेसेंट कि जो अखिल भारतीय होम रूल लीग थी उसकी सबसे ज्यादा शाखा थी और वो कहां थी? मद्रास में। अब हम देखते हैं कि एनी बेसेंट को 1917 में कांग्रेस का अध्यक्ष क्या किया जाता है? निर्वाचित किया जाता है, बनाया जाता है। उसी समय, यहां आप ध्यान से समझना, उसी समय जो मॉन्टेग्यू है इसने भारत में उत्तरदायी शासन प्रदान करने की बात कही, क्योंकि ये लीग का आंदोलन चल रहा था तो मॉन्टेग्यू का उस पर प्रेशर बन रहा था। तो मॉन्टेग्यू ने क्या कहा भाई कि भारत में हम उत्तरदायी शासन देंगे। और उसकी बात मॉन्टेग्यू घोषणा में आ जाती है, कही गई है। अतः चूंकि अब एनी बेसेंट को ये लगने लगा कि हम जिस स्वशासन की मांग कर रहे हैं वो स्वशासन का भरोसा हमें मॉन्टेग्यू के द्वारा दिया जा रहा है। अतः एनी बेसेंट ने क्या किया? 1917 में होम रूल लीग की समाप्ति की कर दी, यानी कि आंदोलन समाप्त। अब आते हैं मॉन्टेग्यू घोषणा क्या था जो उत्तरदायी शासन की बात करता है। तो मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 में आया। यह भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी आ जाता है। यानी कि मॉन्टेग्यू जो घोषणा है यही घोषणा क्या बनी? भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। और इसी भारतीय सरकार अधिनियम जो 1919 है इसी को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? दूसरे नाम से जानते हैं मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। यानी कि ये दोनों एक ही चीज है, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 कहें या मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 कहें। इसकी चर्चा हम बाद में। जो मॉन्टेस्क्यू घोषणा थी वो थी कि भारत में हम उत्तरदायी शासन देंगे, ठीक है। तो कांग्रेस के जो उदारवादी लोग थे उसे ये चीज बड़ा पसंद आया और मॉन्टेस्क्यू घोषणा को उन्होंने क्या कहा कि भारत का मैग्ना कार्टा कहा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो मॉन्टेस्क्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लेकिन वहीं पर जो तिलक थे, जो गर्मपंथी थे, इन्होंने इसे क्या कहा? सूर्य विहीन उषा काल कहा। अब हम आते हैं कि उसी समय हमने पहले ही देखा था कि 1906 के बाद क्रांतिकारी आंदोलन का जन्म हो चुका था। तो क्रांतिकारी आंदोलन को हम देखेंगे कि हर स्टेट में इन कैसे कैसे ये ग्रो किया। तो क्रांतिकारी आंदोलन का अगर हम प्रथम चरण देखते हैं तो सबसे पहले क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र के पुणे से होती है। और महाराष्ट्र के पुणे से क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत होती है। 22 जून 1897 को दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर, जिसको कि चापेकर बंधु भी कहते हैं, तो दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर ने पुणे के लेक कमिश्नर था रैंड एन एमहर्स्ट की हत्या कर दी। फिर दूसरा घटना क्या हुआ महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र की घटना हम देख रहे हैं। विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर, ये दोनों भी भाई थे, यानी कि दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर ने 1899 में गुप्त संस्था बनाई और उस गुप्त संस्था का नाम क्या दिया? मित्र मेला दिया, की स्थापना की। और बाद में यही जो मित्र मेला जो गुप्त संस्था थी, यही 1904 में इसका नाम क्या कहलाया? ये नाम बदल करके हो गया अभिनव भारत समाज कहलाया। फिर हम देखते हैं महाराष्ट्र में अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने नासिक के मजिस्ट्रेट
जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर। महाराष्ट्र के बाद क्रांतिकारी आंदोलन का जो सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ वो आता है बंगाल में। बंगाल में जो फर्स्ट क्रांतिकारी संगठन बना था उसका नाम था अनुशीलन समिति। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, ये बहुत मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट जिसका नाम था किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। अब हम पंजाब में क्या देखते हैं, पंजाब में आते हैं तो पंजाब में अजीत सिंह ने क्या किया, लाहौर में अंजुमने मुहिबाने वतन संस्था की स्थापना की अजीत सिंह ने, तथा भारत माता, ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, भारत माता अखबार का इन्होंने क्या किया, लाहौर से प्रकाशन किया। अब हम आते हैं विदेशों में भी क्रांतिकारी आंदोलन बढ़ रहे थे। तो विदेश में एक नाम आता है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने क्या किया, 1905 में ये लंदन गए और लंदन में इन्होंने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। और इन्होंने क्या किया, एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक पत्रिका की स्थापना की, या पत्रिका को निकाला। इन्होंने और क्या किया कि इंडिया हाउस हॉस्टल की लंदन में स्थापना की। और हम देखते हैं कि इसी इंडिया हाउस के एक सदस्य जो कि मदन लाल ढींगरा थे, तो मदन लाल ढींगरा ने क्या किया, 1909 में कर्जन वाइली की लंदन में क्या कर दी, हत्या कर। विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियों में अब हम आते हैं जर्मनी में मैडम भीखाजी कामा का नाम आता है। और मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांति की मां, दी मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था, 1907 में स्टुटगार्ट यानी कि जर्मनी में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में इन्होंने भाग लिया था भारतीय प्रतिनिधि के रूप में। और वहां पे उन्होंने क्या किया था, राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तो इसलिए ये घटना इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर हम देखते हैं गदर पार्टी की स्थापना होती है 1913 में अमेरिका सैन फ्रांसिस्को नगर में। तो लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई। और गदर पार्टी के इस संस्था के अध्यक्ष कौन थे, तो सोहन सिंह इसके अध्यक्ष बने। गदर पार्टी ने क्या किया था, युगांतर प्रेस की स्थापना की। और युगांतर प्रेस की स्थापना कर इसने एक गदर पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। अब हम आ जाते हैं काबुल में। तो काबुल में हम क्या देखते हैं कि राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा भारत की प्रथम अस्थायी सरकार जो है जर्मनी के सहयोग से काबुल में बनाई गई। अब हम लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं, कामागाटा मारू प्रकरण। बड़े अच्छे से आप समझना, ये भी इंपॉर्टेंट आता है एग्जामिनेशन में, एक बार पूछ लिया था कि कामागाटा मारू क्या है। तो कामागाटा मारू क्या था, एक जापानी जहाज था, पानी का जहाज था, जिसे गुरुदत्त सिंह ने क्या किया था, किराए पे लिया था। क्योंकि हांगकांग में क्या थे, ये किराए पे हांगकांग में लिया था कि हांगकांग में बहुत सारे सिख थे, 150 के लगभग या सिख थे, और वो क्या जाना चाहते थे, कनाडा जाना चाहते। तो ये जहाज क्या है, हांगकांग से वैंकूवर यानी कि कनाडा पहुंचा, लेकिन अधिकारियों ने कनाडा में इसे क्या किया, उतरने की इजाजत नहीं दी, यानी कि ये जहाज वहीं पे खड़ा रह गया। अतः वापस जहाज को फिर कहां लाया गया, कलकत्ता लाया गया। अब यात्रियों के अधिकार के लिए फिर इसी में सोहन लाल पाठक के नेतृत्व में एक शोर कमेटी का गठन किया जाता है। तो आज के एपिसोड में हमने क्या देखा कि राष्ट्रवादी आंदोलन का सेकेंड जो फेज है ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। तो हमारे साथ बने रहिए, और आपको अगर पढ़ाने का तरीका चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। एपिसोड को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।